मैं आपको आज इस फर्स्ट क्लास में इतना ओवरव्यू तो दे दूंगा कि आप ताजी का उपयोग कर पाए। अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इतना तो पक्का हो जाएगा कि आप ताजी का यूज कैसे करें। आज हमारा जो सेशन है वो है ताजिक पर। ताजिक के बारे में कोई जानते हैं पहले से? किसी ने सुना है ताजिक का नाम वगैरह, या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं ताजिक को, या सबके लिए नया है? सबके लिए नया है। मेरे लिए नया है। ठीक है। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं ताजिक पर, वो हम बात करेंगे सहम को लेकर। ठीक है। सहम ताजिक की एक विशेष टेक्निक है जिसका उपयोग किया जाता है, और ये बहुत कारगर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है ये जो आज हम देखने वाले हैं ना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, अलग से एस्ट्रोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है ये। और दो सहम की हम बात करेंगे। एक तो विवाह सहम और दूसरा रोग सहम। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि शादी और रोग, इन दोनों से हमारा जो है बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले हम समझेंगे ताजिक क्या है। ताजिक एक प्रणाली है, और हम जो बात करेंगे वो वर्षफल के अंतर्गत आती है। ताजिक में वर्षफल भी होता है और प्रश्न भी होता है। प्रश्न कुंडली कब बनाई जाती है, आप में से बहुतों को आइडिया होगा, जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है किसी भी बात से संबंधित, तो हम प्रश्न कुंडली बनाकर उसका आंसर करते हैं। या किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है और उसकी हमें किसी क्वेरी का आंसर करना है, तो हम प्रश्न कुंडली का उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रश्न कुंडली का बहुत बेहतरीन उपयोग किया जाता है कर्म को कब जनरेट किया इसे जानने में। इस जन्म में जनरेट किया गया है या फिर पिछले जन्म में आपने उस कर्म के कर्म को जनरेट करने के कारण आप फल प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रश्न कुंडली से जानना बहुत आसान आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आज हमें ये समझना है, हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो हमारा एक कोर्स होने वाला है, 2 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला है वर्षफल का, जो अगले 5 महीने तक चलेगा। उस कोर्स की पूरा जो ओवरव्यू है वो आज आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ सहन सहन की कुछ टेक्निक्स भी आपको मिलेगी। ये प्रणाली हम वर्षफल में यूज करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्षफल क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। आपके पास आपकी एक जन्म कुंडली है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो जीवन भर के लिए है आपके पास। आप जीवन में शादी होगी, आपका जॉब लगेगा, या फिर जॉब में उतार चढ़ाव आएंगे, आपका कोई क्वेश्चन होगा, इसके अलावा आप चाइल्ड बर्थ के लिए कुछ जानना चाहेंगे, है ना? आपकी जन्म कुंडली तो आपके पड़ोसी का भी प्रिडिक्शन कर सकती है। ठीक है। आपकी जन्म कुंडली केवल आपकी नहीं होती, वो आपके अराउंड हर व्यक्ति की होती है। तो एक्चुअली वो इतने गहरे में जाती है कि उतने गहरे में जाकर हर बात को देखना कई बार मुश्किल प्रतीत होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ईयर्स में बांटते हैं। आपके पास एक कुंडली है जिसका आप उपयोग जीवन भर के लिए कर रहे हैं, और जब आप उसका उपयोग जीवन भर के लिए करेंगे तो बहुत सारी चीजों में उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको उसको मैग्नीफाई करना होता है। तो जब आप उसे मैग्नीफाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूज करते हैं दशा का, आप यूज करते हैं ट्रांजिट का, आप यूज करते हैं अलग अलग टेक्निक्स का, लेकिन इसमें वर्सफल की जो टेक्निक है वो बहुत इफेक्टिव ढंग से सामने आती है। वर्षफल हर ईयर के लिए आपको एक कुंडली देता है, और इसमें दो वर्ड्स हैं, वर्ष और फल। फल का मतलब हम सब जानते हैं कि फ्रूट है। ज्योतिष में भी हम कहते हैं कि ज्योतिष आपके कर्मों के फल को बता रहा है। तो जब आपके कर्मों के फल को आप ईयर वाइज निकालते हैं, तो आप कहते हैं कि ये वर्षफल से निकाली गई बात है। और वर्ष जिसे हम कहते हैं ईयर, उसके लिए पैरामीटर क्या है हमारे पास? हमारे पास उसके लिए पैरामीटर है
पूरी पृथ्वी पर अगर आप ईयर की गणना करते हैं तो वो सूर्य से हो रही है। जब सूर्य जो सेंटर में है उसकी चारों तरफ पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है तो हम कहते हैं एक साल पूरा हो गया। इसे हम जानते हैं 365 डेज, 365 दिन। लेकिन ये एक्चुअली 365 दिन नहीं होता। ठीक है, 365 दिन कुछ घंटे होते हैं, 5-6 घंटे, उसके बाद 10 मिनट 9 सेकंड, इस प्रकार से एक्यूरेसी में इसका आंसर आता है। हमारे पास 360 डिग्री है। मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ, शायद हो सके किसी के लिए ये थोड़ा डीप जा रहा हो, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि कंप्लीट ओवरव्यू अभी अभी हम समझेंगे, फिर हम पे जाएंगे। 360 डिग्री है हमारे पास पृथ्वी के अराउंड, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि सन एक्चुअली 1 डिग्री मूव कर रहा है रोज। लेकिन आप सोचिए कि अगर सन 1 डिग्री रोज मूव करेगा तो 360 डेज में पूरा साल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास 5 दिन और कुछ घंटे ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब कि सन की जो मूवमेंट है वो डेली 1 डिग्री नहीं है। अगर आप एक्यूरेसी से निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। लेकिन चूंकि एवरेज 1 डिग्री आती है तो हम कहते हैं कि एवरेज 1 डिग्री वो जाता है। तो कंप्लीटली जो आपके जन्म के समय आपका सूर्य है ना, उसकी डिग्री को देख लीजिए। उसकी डिग्री जो भी है, आपके जन्म के दूसरे साल जब वो सेम डिग्री पर पहुंचता है सूर्य, तो वहां एक कुंडली बनाई जाती है, और उस कुंडली को हम उस साल के लिए यूज में लाते हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास जो कुंडली है उसके उसकी उसका आपके पास चार्ट है, उसकी दशा है। इसके अलावा आप उसमें और टेक्निक्स लगा रहे हैं। अगर ये आपको एक साल के लिए दिया जाए तो कितना जूम हो गया, आपने जूम कर दिया इसको। और अब अगर कोई व्यक्ति 70 साल 80 साल जी रहा है या 60 साल जी रहा है, तो अब आप उसकी हर अलग अलग ईयर की अलग अलग कुंडली बनाएंगे, और एक कुंडली से आपके पास 60 70 80 कुंडलियां हो जाएगी, 60 70 और 80, या उससे ज्यादा। और ये प्रिडिक्ट करने के लिए कितनी सहूलियत भरा मामला होगा। इसी कारण से हम वर्षफल का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे ही नई कुंडली आएगी वैसे ही दशा भी आ जाएगी। वर्षफल की अपनी दशा है, जो ताजिक सिस्टम है जिससे हम वर्षफल निकालते हैं, उसकी अपनी एक दशा है। इसके अपने योग हैं। ताजिक में हम वो योग उपयोग नहीं करते जो हम जनरली पराशरी में करते हैं। पराशरी का पूरा उपयोग है इसमें, क्योंकि ये पराशरी की ही एक शाखा है। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग टूल हमें मिलते हैं, और वो टूल इतने प्रिसाइज हैं, इतने अधिक पॉइंटेड हैं कि आपको हर चीज को फिगर आउट करने में वो मदद करते हैं। एक साल के लिए अगर मैं कहूँ कि एक साल की एक कुंडली से आप 30 से 40, या अगर आप में क्षमता है तो आप 50 से भी ज्यादा इवेंट्स निकाल कर बाहर रख सकते हैं। तो ये अच्छे ज्योतिषी होने की निशानी है कि एवरेज? बताइए, बताइए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से। कोई अनम्यूट करके बता दीजिए कि अगर आप एक साल के लिए 50 इवेंट्स निकाल कर दे रहे हैं, किसी को 40 इवेंट्स निकाल के दे रहे हैं, तो क्या आप अच्छे ज्योतिषी कहलाएंगे? अच्छे बिल्कुल। कहलाएंगे सर। और इस ताजिक सिस्टम में जो योग है ना, वो योग इतने मजेदार योग हैं कि उन योगों का इफेक्ट जब आप देखेंगे तो आप सिर्फ ईयर तक नहीं, आप मंथली प्रिडिक्शन तक भी जा सकते हैं। इवन इस ताजिक सिस्टम में तो डे वाइज प्रिडिक्शन भी होता है। लेकिन अभी जो 2 दिन के बाद कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको मंथली कोर्स मंथली प्रिडिक्शन तक लेके जाऊंगा। तो आप सोचिए कि अगर आप एक ईयर के 50 इवेंट निकाल रहे हैं तो मंथ के हिसाब से जब आप निकालेंगे, तो एक मंथ के अगर किसी के 4-5 इवेंट आप निकाल देते हैं मिनिमम, तो क्या ये इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी है? और दूसरी बात कि जब आप किसी की मैरिज की टाइमिंग निकालते हैं, तो आप दशा से ट्रांजिट से जब आप प्रिडिक्ट करते हैं, तो आप मोटे मोटे ढंग में अगर आप जाएंगे तो 2 साल का टाइम, या बहुत अच्छा है तो 1 ईयर का टाइम आप बता सकते हैं। लेकिन इससे इससे तो आप ये भी बता सकते हैं कि किस मंथ में प्रिडिक्शन, किस मंथ में मैरिज होगी। और आज जिसमें मैं सहम की बात करूंगा, जो सहम की मैं विवाह सहम की बात कर रहा हूँ, ये सहम इतनी मजेदार टेक्निक है कि आप ये भी बता सकते हैं कि किस ईयर में शादी करना तुम्हारे लिए खतरनाक है।
क्योंकि जब हम शादी करते हैं ना, जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं, कोई भी इवेंट, हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक वीडियो है हमारे चैनल पे, अभी आप जाइएगा अगर तो देखिएगा। हमारे ही पार्टिसिपेंट्स में से एक क्लास में कोई अपने हेयर बांध रहा था, और वहाँ हेयर बांधने के कारण जो इवेंट एक्टिवेटेड हुए थे, वो मैंने वहां पर प्रिडिक्ट करके दिखाया है। अब आप सोचिए कि सिर्फ हेयर बांधने से इवेंट एक्टिवेटेड हो रहा है। आप जब अपना ईयरफोन खरीदते हैं, आप जब अपना मोबाइल खरीदते हैं, आप जब शर्ट खरीदते हैं, अपने लिए जूते खरीदते हैं, तो आप एक इवेंट करते हैं, आप एक कर्मा करते हैं। और इसके प्रोजेक्शन के रूप में, या इसके इम्पैक्ट के रूप में, कुछ नई एनर्जी एक्टिवेटेड होती है आपकी लाइफ। एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप चेक करके देखिएगा कि जिस समय आपके मुंह में परेशानी शुरू होगी, माउथ की परेशानी अगर आपको फील होगी, उसी समय आप सेम टाइम में फील करेंगे कि या तो आपको मनी की, वेल्थ की दिक्कत आ रही है, या फिर आपके फैमिली में प्रॉब्लम है आपके साथ। ये सब चीजें कनेक्टेड है। और बिल्कुल इसी चीज का इस्तेमाल करती है एस्ट्रोलॉजी जब किसी चीज को प्रेडिक्ट करती है। हम कहते हैं कि हम इंट्यूशन से कुछ बताते हैं, लेकिन जो बहुत गहराई से समझते हैं इस बात को, वो ये कहते हैं ये इंट्यूशनल रीजनिंग है, सिर्फ इंट्यूशन नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें ये कहा कि हमें इंटेलेक्चुअलिटी के साथ प्रिडिक्शन करना है। अगर एक ज्योतिषी इंटेलेक्चुअल नहीं है, अगर एक ज्योतिषी इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसकी ज्योतिष विद्या उसके किसी काम की नहीं। वो पढ़ तो लेगा, शास्त्रों को पी जाएगा, लेकिन वो कुछ भला नहीं कर सकता, किसी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो वर्षफल हर ईयर के लिए एक विशेष कुंडली जब हमारे हाथ में आएगी, तो वो कुंडली कहलाएगी वर्षफल की कुंडली। और इसमें अलग अलग तकनीक से अलग अलग कुंडलियां बनती है। कुछ लोग जो लाल किताब को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वर्षफल की कुंडली सेम ईयर के लिए अलग बनेगी। जब आप ताजिक से निकालेंगे तो अलग बनेगी। इसके अलावा एक होता है तिथि तिथि प्रवेश। जब आप तिथि प्रवेश से बनाएंगे तो वो अलग बनेगी। वो एक्चुअली वर्षफल नहीं है, लेकिन उसको वर्षफल लोग बोल देते हैं। उस कुंडली को हम तिथि प्रवेश की कुंडली बोलते हैं। मैं ये चीजें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले हर बात का। वो आवश्यक है, जरूरी है वो। ठीक है। इसके बाद जब हम भविष्य की घटनाओं के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास करते हैं, भविष्य की घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन विधियों का हम उपयोग करते हैं। और कई विधियां जो अभी मैंने लाल किताब बताया, या मैंने तिथि प्रवेश बताया, या आप कोई दशा का उपयोग करते हैं, विंशोत्तरी है, योगिनी है ना। कोई भी दशा, इसमें जो दशा आएगी वो अलग आती है, वो 1 साल के लिए वैलिड होगी। तो इसी सारी प्रचलित प्रणालियों में, जिसे आप पराशरी की प्रणाली कहते हैं, या फिर जिसे आप लाल किताब की प्रणाली कहते हैं, तो ये पराशरी की प्रणाली ही है। लेकिन ये पराशरी की तुलना में बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, नई है। और नई होने के कारण इस पर बहुत कम काम भी किया गया है, बहुत कम काम किया है। इसका जो जन्म हुआ था ताजिक प्रणाली का, वो एक्चुअली जन्म हुआ था राजाओं के लिए। नॉर्थ इंडिया में इसका जन्म हुआ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मतलब आज का इंडिया नहीं। हम जिस नॉर्थ को जानते हैं उससे भी नॉर्थ, राजाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब आप सोचिए कि जिस विधि का उपयोग राजाओं के लिए किया जाएगा, क्या वो परफेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसका उपयोग किया जाता था ईयर को जानने के लिए। राजा इसका उपयोग किया करते थे कि कौन सा ईयर अच्छा जाएगा, कौन सा ईयर राजा के लिए खराब है, किस ईयर में उसको विक्ट्री मिल सकती है, कब दुश्मनों का हमला हो सकता है, कब उसके देश में अकाल पड़ सकता है। इन सारी बातों का पता लगाने के लिए वो उपयोग में लाते थे इस ताजिक प्रणाली का। लेकिन समय के साथ फिर ये खो गई, और खो जाने के बाद जब हमारे सामने फिर आई, तो फिर हम इसे बहुत अच्छे ढंग से अपना नहीं पाए। क्योंकि हमारे पास तो है ना कि जब कोई चीज हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो इंडिया से बाहर जाकर फिर वो हमारे पास चली आती है ना। फिर वो जब आती है, तो अगर वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए अब इंडिया से बाहर जाके जो भी चीज वापस आ रही है, उसको फैसिनेटिंग बनाया गया है ना। ये बहुत पहले आई है।
और यही कारण है कि ये लोगों के जो हमारे जो रिसर्चर थे, जो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते थे, जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे, उनकी नजरों से बची रही। और अगर आप अभी देखने जाएं तो ताजिक की प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से ताजिक पर काम कर रहा हूं और मैंने कुछ बैचेज पढ़ा दिया है इसका। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये प्रणाली हर व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत पॉइंट आउट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और अगर आप देखने जाएं तो इस ताजिक प्रणाली का जहां भी अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो उत्तर भारत में, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इसका यूज होता है। और ये जो शब्द है ताजिक, ये प्रतीत होता है उर्दू शब्द की तरह। इसीलिए मैं कहता हूँ ये इंडिया, जिसे आप उत्तर का इंडिया मानते हैं, उससे भी उत्तर है ये। जो अभी जो हिस्सा अफगानिस्तान वगैरह का है ना, उस एरिया में जब आप जाएंगे तो वहां से ये चीजें आपको आती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इसमें जो योग हैं, कुछ दो तीन 16 योग हैं, कंप्लीटली आपको 16 योग पढ़ने होंगे। और उसी 16 योग से सारे प्रिडिक्शन होंगे। इसमें दृष्टियां अलग होती। तो अब ये 16 योग हैं, अगर आप दो तीन योगों का नाम सुने, इत्तिशाल योग, इशराफ योग, कम्बूल योग, गहरी कम्बूल योग, ये जो नाम है ना, ये बहुत उर्दू शब्द से आते हुए प्रतीत होते हैं। और जब हमारे शास्त्रकारों ने इस नाम का उपयोग किया, जब इस शास्त्र को बनाया, ताजिक को नीलकंठ जी के द्वारा बेसिकली हम कहते हैं कि ये एकत्रित किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है, तो इसके नाम में परिवर्तन नहीं किया गया। संस्कृत के श्लोकों में भी इसको इत्तिशाल और इशराफ योगों के साथ ही एक्सेप्ट किया गया। और ये हमारी भारत की खूबसूरती है, जो जो दिखता है कि हम चीजों को मैनिपुलेट नहीं करते। प्रश्न कुंडली का नाम मैंने लिया, ट्रांजिट के बारे में मैं बोल रहा हूँ और वर्ष कुंडली के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसमें अलग अंतर क्या है? बिल्कुल अलग अंतर नहीं है। जब आपका जन्म होता है तो उस समय के ट्रांजिट की आप कुंडली बनाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये मेरे जीवन भर की कुंडली है। जब आपका वर्ष प्रवेश होता है, वर्ष प्रवेश का मतलब कि जब आपका एक साल पूरा हुआ और नए साल का प्रवेश हुआ, जो आप जन्मदिन मनाना जिसे कहते हैं, उस वर्ष प्रवेश के समय जब आप जो ट्रांजिट है उसकी आप कुंडली बनाते हैं और वो एक साल की कुंडली बनती है। तो बेसिकली सारी कुंडलियां ट्रांजिट है। और अगर आप कहें प्रश्न कुंडली, तो प्रश्न कुंडली और वर्ष कुंडली में जो फर्क है, अगर आप ज्योतिषी से पूछें कि क्या फर्क है, तो वो कहेगा नहीं, कोई फर्क नहीं। मैं प्रश्न कुंडली से भी एक साल का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ और तुम्हारी वर्ष कुंडली से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली प्रश्न कुंडली हर साल नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्रश्न कुंडली तो प्रश्न पर आधारित है। जनरली वैसे तो हर मिनट बनाई जा सकती है। अगर एस्ट्रोलॉजर इंटेंस है तो वो हर मिनट प्रश्न कुंडली बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर उसकी साधना अच्छी है तो। तो जो वर्ष की स्टार्टिंग में आप कुंडली बना रहे हैं, वो प्रश्न कुंडली भी है एक वर्ष की, और ट्रांजिट कुंडली भी है, दोनों ही है। लेकिन उसके डिकोड करने का पूरा सिस्टम अलग। इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, किसी को आइडिया है? नहीं है। मैं बताता हूँ इसकी खासियत क्या है। ये जो ताजिक वाली कुंडली है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होती है। आपकी जन्म कुंडली की ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं है, कोई नहीं बता सकता। जब तक कोई बेहतर व्यक्ति कैलकुलेट ना कर ले कुंडली से, तब तक कोई नहीं बता सकता कि कौन सा व्यक्ति कब तक जिएगा, है ना? तो कोई ड्यूरेशन नहीं है। स्टार्टिंग की तो है, लेकिन अंत का उसका कुछ भी पता नहीं। तो ये एक फायदा है वर्ष कुंडली में कि ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ आती है। दूसरा, कि ये एक ट्रांजिट चार्ट है। अगर ये ट्रांजिट चार्ट है तो ये बहुत प्रिसाइज हो जाए। तीसरा, कि ये प्रश्न चार्ट भी है। एक ही कुंडली में कई सारी चीजें हैं। दूसरा, इसका जो दशा सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है, और एक साल के लिए दशा सिस्टम होता है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास एक शुक्र की दशा आ रही है तो वो 20 सालों के लिए है। लेकिन इस कुंडली की दशा जब आप यूज करेंगे तो एक साल में ही 9 के 9 प्लेनेट की दशा खत्म हो जानी चाहिए। अब सोचिए कि वीनस की दशा कितने टाइम के लिए आएगी? छोटे टाइम के लिए। उस छोटे टाइम में आप इवेंट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते हैं,
एस्पेक्ट्स अलग होती है। आप जुपिटर की 159 लेते हैं, बिल्कुल वो भी हम यूज करेंगे इसमें, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग एस्पेक्ट्स होती है जो ये बताती है कि एनर्जी किस प्रकार से फ्लो कर रही है चार्ट। इसके अलावा जो हम सेक्स ऑफ प्लेनेट यूज करते थे वो भी यहाँ पर यूज होता है। इसमें एक खास चीज होती है जिसका नाम है मुंथा। आप में से कई लोगों ने नाम सुना हो। मुंथा एक्चुअली एक प्रिसाइज एनर्जी होती है जो कि इवेंट को एक्टिवेट करती है, ट्रिगर करती है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स में। इसके अलावा इसमें और एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं लॉर्ड ऑफ द ईयर। वो पूरे ईयर का मालिक होता है। जैसे आपका लग्न लॉर्ड है ना, पूरी कुंडली का मालिक, वैसे ही लग्न लॉर्ड एक आपकी वर्ष कुंडली में भी होगा, लेकिन एक अलग से प्लेनेट होगा जो आपकी ईयर का लॉर्ड होगा। जैसे जब हम पंचांग को देखते हैं तो हमारा जो पंचांग में जो हमारा तिथि है, नक्षत्र है, वार है, ये सारी चीजें जो हमारे पंचांग में है, ईयर जब स्टार्ट होता है तो हम उसके दिन से डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह पूरे साल लॉर्डशिप में रहेगा, जनरली सबके लिए। उसी तरीके से यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है। ताजिक में बहुत कैलकुलेशंस हैं। उस कैलकुलेशन के बाद आप पहुंचते हैं कि ये जो प्लेनेट है, ये पर्टिकुलर प्लेनेट लॉर्डशिप में रहेगा और वो बहुत ताकतवर हो जाता है, राजा की तरह होता है। और उस प्लेनेट के इफेक्ट से आप दूसरे प्लेनेट को जब आप जज करते हैं तो इवेंट बहुत प्रिसाइजली निकल के सामने आने लगता है। मुंथा मैंने आपको बताया, 16 योगों के बारे में बताया, और सहम जो आज हम पढ़ेंगे वो बहुत आवश्यक होता है। सहम के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग इसका नाम भी जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, सहम और स्फुट दोनों अलग अलग। सहम में भी हम स्फुट निकालते हैं, लेकिन निकालने का प्रोसेस अलग होता है। और वो जो सहम की एनर्जी होती है ना, वो आपके इवेंट को मैनिपुलेट करती है, पुश करती है या फिर पुल करती है। दोनों चीजें कर सकती है। और शास्त्रकारों ने 50 से 56 अलग अलग सहम दिए हैं, जिसमें से आज मैं सिर्फ दो की बात करूंगा, विवाह सहम और रोग सहम। सारे की बातें नहीं करेंगे। इतने सारे जो टूल हैं उसमें से आज हम एक सहम की बात करेंगे अंत में। जैसे आपने सर्वतोभद्र चक्र का नाम सुना होगा, वैसे ही इसमें होता है त्रिपता की चक्र। तो कंप्लीट एक साल के लिए पूरा सिस्टम हमारे सामने आता है जिससे कि हम इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, और इसीलिए ये इतने सारे इवेंट निकाल कर देता है। मैं 5 महीने का ये कोर्स होगा जिसमें कि मैं आपको मैनुअल कैलकुलेशन समझाऊंगा। जब आप किसी चीज की मैनुअल कैलकुलेशन समझते हैं तो आप उस चीज का फॉर्मेट समझते हैं, आप उस चीज का डायमेंशन समझते हैं, उस चीज से आप कनेक्ट करते हैं, और जब आप कनेक्ट करते हैं ना तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो मैं दशा का कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, जो करना है करके आपको बताया जाएगा। आपको भी उसका कैलकुलेशन करना है, सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। हालांकि मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा सॉफ्टवेयर में कहाँ है क्या है, लेकिन वहां पर वेरिएशन आते हैं। इसके अलावा जो लॉर्ड ऑफ द ईयर की बात हमने कही वो, इसके अलावा मुंथा के कैलकुलेशंस, सारी चीजें आपको मैनुअल करके बताई जाएगी। तो ये पूरा जो कोर्स होगा ना, ये रिसर्च बेस्ड कोर्स होने वाला है। बदल जाएगी। तो जब कुंडली बदल जाती है आपकी, तो आपकी एनर्जी हर साल बदलती है, हर साल बदल जाती है वो एनर्जी। और इसीलिए जब तक आपके पास मेन एनर्जी नहीं है, जब तक आपके पास व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं है, एक्चुअल पर्सनैलिटी, तब तक आप बदली हुई पर्सनैलिटी का उपयोग नहीं कर सकते कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई प्लेनेट प्रोग्रेस करके कहाँ पहुंचा है, प्रोग्रेस करके आखिर उसमें एनर्जी के क्या बदलाव हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो फिर आप प्रिडिक्शन करेंगे, फेलियर आएगा। तो जब भी आप प्रश्न कुंडली, ये वर्ष कुंडली बनाएं, तो आप जन्म कुंडली को जरूर देखिए। ठीक है, सब बदलता है, लग्न बदलता है, प्लेनेट बदलते हैं, एक चीज नहीं बदलेगी, वो है सूर्य। क्योंकि सूर्य उसी डिग्री पर होगा, और अगर उसी डिग्री पर होगा तो उसी राशि में होगा। तो सूर्य के अलावा सब बदल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वर्ष कुंडली बनाई कैसे जाए। बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वर्ष कुंडली बनाकर देते हैं, ये ध्यान रखना है। मैं आपके पास जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, शायद उसमें ऑप्शन है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जेहोरा का उपयोग अगर आप करें, और इसके अलावा पराशर लाइट का उपयोग अगर आप करें, उसमें आपको ये मिलता है। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, जगन्नाथ, और ये मिल जाता है आपको। ठीक है, मानते हैं ये जन्म कुंडली है, व्यक्ति का लग्न क्या है। कभी भी आप कुंडली देखेंगे, मैं आपको आज इस फर्स्ट क्लास में इतना ओवरव्यू तो दे दूंगा कि आप ताजी का उपयोग कर पाए।
अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ अगर आप इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इतना तो पक्का हो जाएगा कि आप ताजिक का यूज कैसे करें। तो ये कुंडली है, इसमें 11 नंबर का लग्न है, हमने देखा लग्न लॉर्ड 7th हाउस में गया है। 4 प्लेनेट इसमें वक्री हैं। देखिए आप सभी लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ताजिक, ताजिका, ताजिका लिखा है। ताजिक, ताजक, अच्छा। ये सारी चीजें, ये जो वर्ड्स है ना, ये एक ही वर्ड के अलग अलग रूप हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जो हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी है उसको हम बोलते हैं जातक एस्ट्रोलॉजी, नीटल एस्ट्रोलॉजी। तो जातक जातक ही जब अपभ्रंश भाषा में बनता चला गया तो वो बन गया ताजक। जातक जातक वर्ड को ही यूज करने के लिए ताजक वर्ड बनाया गया, और फिर इसको कोई ताजक बोलता है, कोई ताजिक बोलता है ना। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास अब 1977 का इनका जन्म हुआ। पूरे जन्म की कुंडली है, 7th हाउस में सैटर्न, राहु 8th हाउस में, मून मार्स का कंजंक्शन है, मार्स नीच का है। लेकिन ये मार्स जो नीच का यहाँ दिख रहा है, हम कहते हैं नीच का प्लेनेट, क्या जीवन भर अब वो नीच का ही रहेगा? हम कहते हैं नीच का प्लेनेट खराब हो गया। तो क्या अब मार्स से संबंधित सारे कारकत्व खराब हो गए उसके? ब्लड उसका इफेक्टेड हो गया? ब्रदर से कभी नहीं बनेगी? दोस्तों का बहुत अभाव रहेगा? करेज खत्म हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रह प्रोग्रेस करेंगे, और जब ये प्रोग्रेस करेंगे तो हर साल नई कुंडली निकल के जब सामने आएगी तो ये मार्स बदल जाएगा। देखिए, ध्यान देना है यहाँ हमें कि हमारा सूर्य कितनी डिग्री का है। सूर्य की डिग्री 13 डिग्री है सेजिटेरियस में, 13 डिग्री 51 मिनट। मैं कुंडली बनाता हूँ, ताजक पे क्लिक कर रहा हूँ, और सपोज कीजिए इनकी कुंडली बनानी है 2022। ठीक है, 2022 की ये कुंडली बनती है, हम यहाँ 2022 लिखते हैं, 2022। अब ये कुंडली बनेगी, इनका 30 दिसंबर को अगर जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को इनका अगर जन्म हुआ है तो 29 दिसंबर 2022 से लेकर, या जब भी इनका वर्ष प्रवेश होगा, इसमें 13/30 को हो रहा है, 30 दिसंबर 2022 से लेकर 1 साल की ये कुंडली है। और देखिए कुंडली बदल गई ना, एक्वेरियस लग्न था और अब एक्वेरियस 6th हाउस में चला गया, पूरी कुंडली बदल गई। सूर्य वहीं मिलेगा अब, सेजिटेरियस में सूर्य मिलेगा। कहाँ है सेजिटेरियस? ये रहा सेजिटेरियस। और अगर आप ध्यान से देखें, इस तरफ देखिए, 13 डिग्री 51 मिनट, 13 डिग्री 51 मिनट, सेम डिग्री है, सेम राशि है। पूरी कुंडली बदल गई, सिर्फ सूर्य वही है। अब इससे आपको प्रेडिक्शन करना है, और इसमें सारी चीजें आपको निकल के आएगी। ये कुंडली जब हमें मिल जाएगी तो इसका अपना नवांश है, इसके अपने डिविजनल चार्ट्स हैं, सब चीज इसकी अपनी है, क्योंकि हमारे पास लग्न कुंडली बनी। और सिर्फ इस एक कुंडली से अब आप इनके हर ईयर का प्रिडिक्शन करेंगे अलग अलग। अगर आप अब 2022 की मैंने बनाई है ना, सपोज कीजिए मैं 2021 की बनाता हूँ, तो 2021 में जो इनकी कुंडली थी उसमें 3 नंबर का लग्न था, जेमिनी। अब आप देख रहे हैं कि हर साल व्यक्ति का लगन भी बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक लग्न को ले रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी जज कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि तुम्हारे अंदर ये पर्सनैलिटी है। लेकिन क्या जीवन भर व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है? नहीं होती है, वो भी बदलती है। वो सब कैसे बदलता है? इन्हीं सब फैक्टरों से, दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, वर्ष कुंडली, है ना, आपका एनवायरमेंट, इन सारी चीजों के बदलाव से ये सब बदल जाते हैं। इस साल इनके 6th हाउस और 8th हाउस में प्लेनेट है, तो ये जिसकी भी कुंडली है उसको इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा ना। जुपिटर इनके लग्न को देख रहा है, जुपिटर इनके लग्न को देख रहा है पराशरी के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल कुंडली में जुपिटर इनके लग्न को नहीं देख रहा, एक्चुअल कुंडली में भी जुपिटर देख रहा है। चलिए अच्छी बात है।
तो इस प्रकार से आप कुंडली बनाइए हर साल की एक, और मोटे मोटे प्रिडिक्शन तो आप इससे भी अभी कर लेंगे। अगर आप दोनों कुंडलियों को देखेंगे तो आप कर लेंगे। हमें पहले दृष्टियां समझनी होगी, फिर हम शाम पे जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्लेनेट जो वर्ष कुंडली में दिखाई देगा, जो हमारे पास कुंडली में दिखाई देगा, एक मिनट में कुंडली दिखा दे। अगर आप एक कुंडली लेते हैं तो उस कुंडली में लग्न में जो भी प्लेनेट बैठा है, यहाँ पर दृष्टियां होंगी। अब दृष्टियां क्या होती है, अलग, ताजिक की दृष्टियां अलग होती है। तो लग्न में जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट दूसरे से मित्रता और शत्रुता रखेगा। आपने पराशरी में जो पढ़ा है कि सूर्य शनि का शत्रु है, वो यहाँ पर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक शत्रुता और मित्रता होगी। प्लेनेट फर्स्ट हाउस से अलग अलग हाउसेस में अदर प्लैनेट्स के साथ अलग अलग तरीके से मित्रता और शत्रुता निभाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है, तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट थर्ड हाउस, 11th हाउस, इस तरफ लेफ्ट साइड थर्ड हाउस और राइट साइड 11th हाउस, नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, इन दोनों के प्लेनेट के साथ मित्रता का संबंध रखेगा। इसको हम कहते हैं मित्रता की दृष्टि, ठीक है। ये मित्रता की दृष्टि कहलाएगी। तो अगर यहाँ कोई भी प्लेनेट है, शत्रु भी है ना, तो मित्रता की दृष्टि में आएंगे। और ये होगा तब जब आप ताजी कुंडली बनाएंगे। इसके अलावा अब ये जो चार प्लेनेट है जो मित्रता के हैं, इन चारों में दो होंगे गुप्त मित्र, यानी कि हिडन फ्रेंड्स, और दो होंगे विजिबल फ्रेंड्स, यानी कि प्रत्यक्ष शत्रु, सॉरी प्रत्यक्ष मित्र। तो हमारे फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के जो प्लेनेट होंगे वो फर्स्ट हाउस के साथ प्रत्यक्ष मित्रता रखेंगे। प्रत्यक्ष यानी कि विजिबल फ्रेंड होंगे। हमारे कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं ना, जो हमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आऊंगा लेकिन पीछे से सारी हेल्प करूंगा जब आप मुश्किल में होते हैं तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे साथ ही खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, कि तू मेरे दोस्त से पहले मेरे से बात कर। वैसे जो दोस्त होंगे वो फिफ्थ और नाइन्थ में बैठेंगे, और जो थर्ड और 11th में आएंगे वो पीछे से हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा, अभी मैंने आपको ये फर्स्ट हाउस का बताया, ये सारे हाउसेस में अलग अलग होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हम जब क्लासेस स्टार्ट होगी तब हम करें। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट जहां भी बैठा है वो अपने से केंद्र में बैठे हुए किसी भी प्लेनेट का शत्रु होता है इस ताजिक सिस्टम में। अब शत्रु भी दो तरीके के होंगे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, विजिबल और हिडन। तो 4 और 10 में जो बैठा है प्लेनेट वो इनविजिबल एनिमी हो जाएगा, और जो 1 7 में है वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र में बैठा हुआ प्लेनेट एक्चुअली एक दूसरे का शत्रु है। अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है और फोर्थ हाउस में एक प्लेनेट है, तो यहाँ ताजिक सिस्टम के आधार पे ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया बदल रही है। प्रक्रिया बदलेगी, एप्लीकेशन बदलेगा, रिजल्ट फिर निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं सहम की, कि सहम होता क्या है। आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में 360 डिग्री है। अच्छा, और ये सहम हर साल अलग अलग कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 50 से 52 सहम जो मैंने जिसकी बात की, वो हर साल नए कैलकुलेशन में आते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का, अब कोई ज्योतिषी है तो वो हर साल अलग अलग 50 के 50 सहम कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आप किसी 70 साल के व्यक्ति का वर्षफल निकाल रहे हैं तो वो तो मैरिड है, उसके लिए विवाह सहम की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पुण्य सहम है, रोग सहम है ना, व्यापार सहम है। अब ये सहम जो है ना, ये एक्चुअली मदद करते हैं अलग अलग सेक्टर्स को देखने में। व्यापार सहम, आप व्यापार को देखिए। पुण्य सहम व्यक्ति के भाग्य को, या फिर उसके द्वारा होने वाले उस साल के अच्छे कर्मों को देखिए।
है ना, कितना लुब्रिकेशन है उसके एफर्ट्स में, वो दिखेगा। मित्र सम, शत्रु सम, ये सारी चीजें हैं। आप दुश्मनी के लिए आपको देखना है, या फिर आप कोर्ट केस के लिए देखना है, तो सब चीज के लिए अलग अलग सहम है, लेकिन उसमें से दो की हम बात करेंगे। और हर जब भी जो ज्योतिषी कैलकुलेट करेगा, सारे सहम कैलकुलेट नहीं करता, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर जो आवश्यक है वो कैलकुलेट करके रिजल्ट बताता है। लेकिन ताजिक सिस्टम जो है वो अपने आप में थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना और इस पे काम करना डिवोशन मांगता है, पहले आपकी मेहनत मांगता है। तो जब तक आपकी मेहनत नहीं है, तब तक तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मेहनत चाहिए। तो हमारे पास जो चार्ट है, इसमें हमारे पास 360 डिग्री है। इस 360 डिग्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट, हर पॉइंट एक एनर्जी को अपने पास रख रहा है ना, हर पॉइंट। उस पॉइंट को खोज कर निकाला जाता है कि 360 डिग्री में कौन सा पॉइंट है जो मेरे इस साल के विवाह के लिए एनर्जी दे रहा है, इस साल रोग के लिए एनर्जी दे रहा है, इस साल व्यापार के लिए एनर्जी दे रहा है, इस साल मेरे पुण्य के लिए एनर्जी दे रहा है। और वो पॉइंट एक नक्षत्र में आएगा, पहले तो एक डिग्री में आएगा, फिर आप उसको नक्षत्र के पद में मान लीजिए, फिर वो एक नक्षत्र में आएगा, फिर वो राशि में आएगा। जब नक्षत्र और राशि है तो उसके लॉर्डशिप भी होंगे, और इसी के आधार पे आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो सहम स्ट्रांग है, या फिर वो सहम प्रॉब्लमेटिक है। स्ट्रांग का मतलब स्ट्रांग है या फिर वीक है। यहाँ पे स्ट्रांग और मतलब वीक का मतलब बेनिफिक और मेलेफिक नहीं समझना है, ये हमारे साथ भूल हो जाती है। स्ट्रांग और वीक का मतलब कभी भी बेनिफिक और मेलेफिक नहीं समझना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ सभी लोगों से, कि कोई भी प्लेनेट न तो बुरा है न अच्छा है, बेनिफिक नहीं है, कोई भी मेलेफिक नहीं। वो सिर्फ आपके ही द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी को आप पर प्रोजेक्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। तो शाम की ओर फिर से चलते हैं। शाम होता क्या है, हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रहों को लेते हैं, और उन ग्रहों की डिग्रीज को, या फिर कभी कभी अलग अलग भावों की डिग्रीज को हम जोड़ते या घटाते हैं, आपस में जोड़ते और घटाते हैं। कई बार सिर्फ जोड़ के मामला बन जाता है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग सूत्र हैं, तो कई बार जोड़ के मामला बन जाता है, कई बार हमें घटाना भी पड़ता है। तो हमारे पास जब वो चीजें आ जाती है सामने, तब एक पर्टिकुलर डिग्री निकल के आती है इस कैलकुलेशन के बाद। वो जो डिग्री आती है हमारे पास, उस डिग्री को हम कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, वो उस समय की किसी एनर्जी का सम बनता है। देखिए मैं आपके सामने एक स्लाइड से, इसमें मैंने लिखा है, हिंदी में है ये। इसमें मैंने लिखा है कि अलग अलग ग्रहों के राशि के जो स्पष्ट अंश हैं, कभी कभी लग्न, कभी कभी अलग भाव, कभी कभी अलग ग्रह, तो 56 सम के लिए अलग अलग चीजें जोड़ने घटाने पर वो एक निश्चित क्रम होना चाहिए। फिर हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है, और वो पॉइंट उस समय का, उस साल का संवेदनशील बिंदु बन जाता है। उस संवेदनशील बिंदु पर आप डिसाइड करते हैं कि क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये है सहम। देखिए सहम के जो कैलकुलेशन होते हैं ना, उन कैलकुलेशंस को हम यहाँ आज मैनुअली करने वाले नहीं है, लेकिन कोर्स में जब हम करेंगे तो मैनुअली निकालेंगे, क्योंकि उस मैनुअल जो मैं सूत्र दूंगा, वो मैं नहीं दे रहा है, एक्चुअली शास्त्र से आ रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर में है उसमें वेरिएशन है, तो मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आपको दूंगा, उसके एक्सेल शीट दूंगा, उसके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा। वो जब हम निकालेंगे तो वहां से जो एनर्जी बनेगी वो हमें एक्चुअल रिजल्ट बताएगी। लेकिन आज हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। या देखते हैं, अगर आप में से कोई अगर राजी है, कोई अगर पेन पेपर लेकर बैठा है, तो मैं कैलकुलेशन भी करने के लिए बता दूंगा, वो आप कर पाएंगे। सहम का पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो जिस वर्ष के लिए आपको सहम निकालना है, केवल वो सहम एक ही वर्ष काम करेगा, अगले वर्ष आप नया सहम बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रेगनेंसी के लिए भी है, संतान सहम भी है, ठीक है। सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, यात्रा सहम है, स्वास्थ्य सहम है, यश सहम है, मृत्यु सहम है,
मृत्यु से हम कहीं कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मृत्यु तो, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु देता है, लेकिन मृत्यु को डिसाइड करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती है आपकी, क्योंकि जब तक आप ऊपर के लेयर्स को ना मिलाएं तब तक आप नीचे जाकर किसी प्रिडिक्शन को अगर आप कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे करना अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो मृत्यु से हम स्ट्रांग है, तो मृत्यु के जैसे कष्ट या फिर व्यक्ति के मन की मृत्यु, मन को बहुत डिटैच कर देना, ऐसी सब चीजें वो करता है। संस्कृत में हम का मतलब होता है, सहम में सौ और हम, दो वर्ड मिलकर सहम बनता है। हम का मतलब होता है प्रार्थना करना, अनुनय करना, है ना, अभ्यर्थना करना। अब आप देखिए कि जब हम प्रश्न कुंडली को बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न कुंडली बनाने बनाते समय व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर से एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछता है। एस्ट्रोलॉजर सीधे सीधे जवाब नहीं देता। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक टूल है, मीडियम है। तो यूनिवर्स से जो आंसर मिलेगा उसको वो आंसर कर देगा व्यक्ति के पास, डिलीवर कर देगा। तो व्यक्ति, वो एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा है, हमारा जो सौरमंडल है उससे पूछ रहा है, या आपका ये यूनिवर्स से पूछ रहा है, और सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति के आधार पे वो जवाब प्राप्त कर रहा है, फिर उसको डिकोड कर रहा है। ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया भी बताती है ना कि हम याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज की, आंसर की। हम डिजायर रखते हैं कि हमें आंसर मिले। तो हम भी एक्चुअली किसी चीज की डिजायर को आपको बताता है, किसी चीज की याचना जब आप करते हैं तो वो बताता है। अब देखिए कितना मैच है इस दोनों में। इसलिए मैं कहता हूं कि ताजिक सिस्टम अपने आप में नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से बहुत परफेक्ट है, और ताजिक प्रश्न को तो मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। वो तो बहुत ही एडवांस है। उससे तो आप 10 मिनट 15 मिनट बाद के भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 15 मिनट बाद। तो जब हम याचना प्रार्थना के साथ जिज्ञासु व्यक्ति की कुंडली से किसी एनर्जी को मांगते हैं यूनिवर्स से, तो वो एक पॉइंट निकाल कर हमें देती है अपने जोडिएक बेल्ट से। और वो जो पॉइंट है उससे हमें डिकोड करने के बाद हमारा आंसर मिलता है। तो ये है सहम के वर्ड और उसकी जो पूरी कार्य प्रणाली है, उसका मतलब। परिवर्तनशील जितने भी पदार्थ हैं जो मूव कर रहे हैं, वो मूव करते समय, जैसे हमारा जो ग्रह है वो मूव कर रहे हैं, तो वो मूव करते समय, प्रोग्रेशन में आते समय किसी व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी छोड़ रहे हैं, उस एनर्जी को हम जब मांगते हैं ग्रहों से, तो वो सहम के रूप में हमारे सामने आती है। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, तो हमारे पास एक डिग्री आती है। रोग सहम और विवाह सहम कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से कोई कैलकुलेट करना चाहता है, कैलकुलेशन सीखना है मैनुअल, या फिर सॉफ्टवेयर के आधार पे आपको चलना? नहीं सर, मैनुअल सिखा दो। सर मैनुअल। चलिए मैनुअल आज नहीं करते हैं, हम आगे करेंगे, ठीक है, मैनुअल के लिए। लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ कि रोग साम अगर निकालना होता है तो हमें लग्न, चंद्र और लग्न, इन तीनों के पूरे लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है। पहले तो लग्न में चंद्रमा को घटाना है, फिर लग्न से प्लस कर देना है। अब कोई पूछेगा कि लग्न से चंद्रमा को घटाकर फिर लग्न को जोड़ देंगे तो हम तो वहीं पहुंच जाएंगे। अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, उसमें से 5 रुपए घटाता हूँ और फिर 5 रुपए जोड़ता हूँ, वो तो वहीं पहुंच जाएगा ना, 10 पर ही। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। साइन की पूरी जो गणना होती है उसमें एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसके आधार पर घटाते और जोड़ते हैं आप, और आगे भी कैलकुलेशंस होती है। यानी कि लग्न अगर दो ग्रहों के बीच आ रहा है तो क्या कैलकुलेशन होगी, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेनेट लग्न और प्लेनेट के बीच आ रहा है तो क्या कैलकुलेशन होगी। ये थोड़े वेरिएशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन अभी बताने में लंबा टाइम जाएगा, तो हम सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। विवाह से हम कैसे निकालेंगे? शुक्र माइनस शनि, ये डिग्री है, ध्यान रखना। शुक्र की जो डिग्री है और शनि की जो डिग्री है, इसको घटाना है और लग्न से जोड़ना है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास विवाह सहम बन जाए। लेकिन ये जो सहम है, इन सहम की डिग्री के बाद हमें एक राशि मिलेगी और राशि का लॉर्ड मिलेगा।
वो जो राशि का लॉर्ड होगा हमारे पास, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है फिर कि वो कितना स्ट्रांग है। अच्छा, एक और बात कि स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सम आपको रिजल्ट देने लगेंगे। स्ट्रांग है तो वो रिजल्ट देगा, तो इसका मतलब कि सारे सम स्ट्रांग होने जरूरी है ना, अगर रिजल्ट चाहिए। तो अगर रोग सम स्ट्रांग हो जाएगा फिर, तो रोग सम अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आप फिर आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा, बेहतर रिजल्ट देगा वो। और नाम ही है रोग सम, और रोग तो कोई नहीं चाहता ना, डिजीज कौन चाहता है। तो बेहतर यही है कि हमारा जो रोग सम है वो वीक ही बना रहे, है ना, उसको स्ट्रेंथ ना मिले। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा जब आप सम की कैलकुलेशन करते हैं, जब आप ताजिक सिस्टम को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए ताजिक सिस्टम की जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप अगर सीख रहे हैं तो फिर आपको कम से कम थोड़ा बेसिक आना चाहिए। अगर आप बेसिक जानते हैं तो फिर बेहतर है वो, अच्छे तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। आपको साइन, प्लेनेट और हाउसेस तो कम से कम आना ही चाहिए। अब देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं और ये वीक कैसे। पहले एक दो पॉइंट है वो आपको मैं दिखा दूं। सहम का जो उल्लेख है वो केवल और केवल ताजिक शास्त्र में ही है और कहीं पर नहीं है। हालांकि आपको जन्म कुंडली में भी सहम मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास सहम निकालने के सारे सूत्र हैं तो फिर आप तो वो जन्म कुंडली में भी निकाल लेंगे। तो सवाल उठता है, क्या जन्म कुंडली में वो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप जन्म कुंडली में कोई सहम निकालते हैं तो वो जो पर्टिकुलर एनर्जी है 360 डिग्री की, वो आपके लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम करेगी, लेकिन वो फिर प्रोग्रेस करेगी। तो जैसे आपका ग्रह एक जगह बैठा है लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे ही वो सहम भी फिर प्रोग्रेस करेगा। तो ये बातें हमें समझ लेनी है, ठीक है। जब आप गणना कर लेते हैं, तो मैंने अभी दिखाया दो सूत्र, वो आप लिख के रख लीजिए। ये सूत्र मेरे मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से जब इसके हिसाब से डिग्री आती है तो वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर में है वो काम नहीं करता है, मैं ये भी आपको साफ साफ बता देता हूँ। जब मैं करता हूँ तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो आप कैसे इसकी दुर्बलता का, या फिर ये वीक है और या फिर ये स्ट्रांग है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स, जब भी सहम की कोई डिग्री आती है और उसका जो अधिपति ग्रह होगा उसको आप बोलेंगे सहमेश। जैसे आप लग्न के लॉर्ड को लग्नेश बोलते हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड को आप द्वितीयेश बोलते हैं, वैसे ही सहम के लॉर्ड को आप सहमेश बोलेंगे। और जब वो सहम का अधिपति अपनी राशि में होगा, अपने वर्गों में होगा, जब वो अपने वर्गों की बात हम करते हैं, तो यहाँ आज हम वर्गों की बात नहीं करेंगे, वर्गों को हम आज छोड़ के चलेंगे। तो ये स्ववर्ग में या मित्र की राशि में अगर होता है, उच्च राशि में है, अपनी राशि में है, मित्र की राशि में है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब ये सहम का जो ग्रह है या सहम का जो हाउस बन रहा है, वो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो हमारे पास जुपिटर है, शुक्र है ना, और पक्ष बली चंद्रमा है, जब ये सब इसको देखेंगे या इनके साथ ही ये होगा। इसके अलावा वर्षेश, लॉर्ड ऑफ द ईयर, जब ये देखे या इसके साथ ये हो तो ये बली हो जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, सहम सहमेश से युक्त, यानी कि जो प्लेनेट है उस सहम के हाउस का जो लॉर्ड है वो उसी हाउस में बैठ जाए या उसको देखे, या सहम का लॉर्ड लग्न को देखता हो, तो भी ये सहम स्ट्रांग हो जाता है।